नॉर्थ में साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। इसमें हिमालय है, नॉर्थ में हिमालय है ना। विंध्य रीजन है साउथ में, विंध्या रीजन है। इसके बाद ईस्ट में आपको सदानीरा रिवर है, यानी गंडक है। सदानीरा जिसको गंडक बोलते हैं, गंडक नदी था ईस्ट का सीमा। और वेस्ट में जो है आपको पूर्वी, यानी कि पूर्वी अफगानिस्तान है, ये इसकी सीमा है। सीमा मतलब यमुना से बढ़ के, आप याद रखिए कि मैंने ऋग्वैदिक एज में जो है मैंने बताया था यमुना का, इधर भी यमुना का रीजन था, साउथ में भी था और ईस्ट में भी था। ये चीजें अब अच्छा, यहाँ पे था सब सिंधव रीजन, तो ये हिमालय तक है, तो ये तो ठीक है। बढ़ा कहाँ, पूरब बढ़ा, यानी यमुना से बढ़ के ये सदा गंडक रिवर तक आया है ना, और विंध्या रिवर तक आया है। अब यहाँ पे ऋग्वेद में जो है ना, ऋग्वेद में मुजवंत एक पर्वत चोटी का वर्णन है। मुजवंत का मतलब है जहां से ये सोम रस, जो वनस्पति है ना, जो रस पीने पेय पदार्थ होता है, वो ड्रिंकिंग करने के लिए होता है ना। तो वहां से वो लोग उस मुजवंत पर्वत पर से लाया करते थे, सबसे प्रिय पदार्थ था जो उनका, है ना। मुजवंत जो वर्तमान का हिमालय पर्वत के रूप में पहचान की गई है, दरअसल वो ऋग्वेद से भी था। अभी तक हिमालय तो यह है ही, पूरब में थोड़ा ज्यादा बढ़ा है इसका एरिया, ध्यान रखने वाली है। दूसरी बात है कि बढ़ गया शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है, उसमें विदेह माधव की कथा का बहुत हद तक अनुमान लगाया जा सकता है, इसकी पूर्वी सीमा में आता था, है ना। क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे रहने वाले विदेह माधव अपने हाथ में अग्नि लेकर, ऐसा माना जाता है कि विदेह माधव जो है वो अग्नि लेके गौतम राहुगन के साथ पूर्वी भारत में गंडक नदी तक पहुंचे थे। इसी कारण अथर्ववेद में अंग मगध, एग्जाम बीपीएससी वाले ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में अंग मगध और वैशाली शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है, अथर्ववेद में, है ना। अथर्ववेद में अंग मगध और वैशाली शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है ना। और पूर्वी सीमा जो है वो खिसक कर उत्तरी बिहार तक चला गया उत्तर वैदिक काल में। वैदिक कालीन साहित्य में विंध्य पर्वत की चर्चा मिलने लगती है। इसी कारण शतपथ ब्राह्मण में 2 समुद्र की चर्चा हुई है। इसी ग्रंथ में रेवा अर्थात नर्मदा रिवर की चर्चा सर्व उल्लेख होता है, नर्मदा रिवर की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में, है ना। और गंगा यमुना दोआब उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्य में बार बार मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इस काल में आर्यों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था। याद रखिएगा, इसकी जो एक्टिविटी है वो गंगा यमुना का जो एरिया है वहां पे मेनली इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। आगे अब चलते पॉलिटिकल लाइफ में। देखो, इसकी जो राजनीतिक लाइफ है ना, जो राजनीतिक जीवन है, उसमें जनपद शब्द का उल्लेख मिलना शुरू हो गया है ना। इसमें जनपद का, जो 16 जनपद की बात कर रहे हैं, यही से अब 16 जनपद जो है महाजनपदा स्टार्ट होगा। जनपद से महाजनपद बनेगा। कई जनपदों को मिला के एक महाजनपद का निर्माण हुआ है। जैसे कई गांवों को, कई लोग को मिला के एक परिवार होते हैं, कई परिवार को मिला के एक गांव होता है ना, कई गांव को मिला के एक पंचायत होता है। उसी प्रकार से कई जन को मिला के जनपद हुआ, विलेज को मिला के, और फिर वो जनपद विश्व को मिलाकर, है ना, कई विलेज को मिलाकर विश्व को मिलाकर जनपद, और जनपद को मिला के अब ये महाजनपद का निर्माण होगा। ठीक है। लार्जर किंगडम बाई, है ना,
अमेलगेमेशन फॉर्मेट द महाजनपदा और राष्ट्रराज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पंचाल को वैदिक सभ्यता के दो प्रसिद्ध केंद्र कहकर पुकारा गया है। कुरु और पंचाल को शतपथ ब्राह्मण में देखो यहाँ पे स्पष्ट है, या देखो कुरु और पंचाल है ना, इसका उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में है ना, वैदिक सभ्यता के दो प्रसिद्ध केंद्र माने गए हैं इसको। क्लियर। कुरु जनपद का निर्माण पूर्व वैदिक काल दो जन भरत और कुरु जन से मिलकर हुआ है। कुरु का ये जो है देखो आप, ये भरत और कुरु जन, भरत प्लस कुरु दोनों मिलकर कुरु का निर्माण किया है। पांचाल का निर्माण जो है तुर्वस और क्रीवी जन ने मिलकर, है ना, यहाँ पे है क्या, तुर्वस और क्रीवी जन, ये कुरुजन है ना, ये दोनों मिलके किए हैं। अथर्ववेद में मगध वैशाली अंग शब्द की प्रथम चर्चा है। अथर्ववेद में देखो यार, यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि अथर्ववेद में मगध वैशाली और अंग है ना, अंगा, और यहीं पे होगा वैशाली, इधर होगा यहाँ पे ही वैशाली होगा, है ना। इस तीन की चर्चा जो है पहली बार हुआ है अथर्ववेद में। क्लियर। प्रशासन की बात तो है यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के हैं प्रशासन की बात, हम आगे करेंगे, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज और, राजसूय यज्ञ, अश्वमेधा और वाजपेयी यज्ञ का प्रचलन काफी बढ़ गया, है ना, और काफी बढ़ गया क्योंकि राज सत्ता स्थापित होने लगा था। अच्छा, द किंग एज्यूम टाइटल जो राजा बने, राजा जो है वो किंग जो है वो टाइटल को एज्यूम करने लगे। कौन? राज विश्वराजन, एकराट इत्यादि जो भी है, एंड सम्राट, देखो यहाँ पे सम्राट, इस सब टाइटल को एज्यूम करने लगे। बट इंपोर्टेंस ऑफ द समिति एंड सभा, है ना, डिसमिस। सभा और समिति जो राजा पे शक्ति अंकुश लगाती थी, है ना, वो सभा और समिति ही खत्म हो गई। आपको पता है समिति केंद्रीय शक्ति हुआ करती थी, राजा का चुनाव हुआ करता था, वो चुनाव खत्म होकर अब मोनार्की हो गया, यानी राजशाही स्थापित हो रहा है। इस सब का सब जो है सिर्फ जमीन के वैल्यू वहां, यानी कि जहां उत्तर वैदिक काल में जो पावर है जो वो किसी एक के अंदर केंद्रित नहीं था, यहाँ पे पूर्व वैदिक काल में पावर जहां एक केंद्रित नहीं था, उत्तर वैदिक काल में आके पावर जो है केंद्रीकृत होता जा रहा है। उसका एकमात्र कारण है कि लोगों के अंदर सरप्लस हो रहा है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उपज बढ़ रही है। उस उपज को स्थापित करने के लिए, अपने पास लेने के लिए राजा और ब्राह्मण, यानी क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों के बीच में अंतर्द्वंद की स्थिति होगी और ये धीरे धीरे महाजनपद जैसे शब्द का निर्माण करेगा। मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए 5 स्टेट जो टाइप्स हैं वो मिलते हैं यहाँ पे, राजा, भोज, है ना, स्वराज्य, विराज्य और साम्राज्य। ये सब
स्टेट टाइप। देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी है जो काफी महत्वपूर्ण है, जिसे जानना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे भागादूध, कलेक्टर ऑफ, भागादूध जिसको बोलते हैं भू राजस्व वसूली करने वाला, कलेक्टर ऑफ टैक्स, क्लियर। इसके बाद सुत जो है चैरियोटर है, यानी कि रथकार जिसको बोलते हैं, है ना। अक्षवाप मतलब जुआ खेलने में राजा को सहयोग करने वाला, है ना। सुपरिटेंडेंट ऑफ गैम्बलिंग, है ना। इसके बाद छात्री है चैम्बरलिन, है ना। गोविकारताना है किंग्स कैंपेन इन द चेस के कैंपेन, चेस जो खेला जाता था उस समय में, है ना, उसका। इसके बाद है पालोगाला है कॉर्टियर है। इसके बाद टक्सान है, कारपेंटर को टक्सान बोलते थे, है ना। रथकारा है, चैरियट मेकर है, पुरोहित है ना। इसके बाद सेनानी है, जनरल को बोलते थे, ग्रामनी है, लॉर्ड होस्ट ऑफ विलेज का हेड है। द किंग एडमिनिस्ट्रेटिव, जो राजा था वो जस्टिस का मतलब जो हेड था, है ना, न्याय व्यवस्था का हेड हुआ करता था। जो ग्राम का जो जज था, गांव का जो जज था, गांव की व्यवस्था को जो देखने वाला था, उसका नाम था ग्राम्यवादीन, है ना। सभा जो है वो डिसाइडेड द केस, एक सभा होती थी जो केस डिसाइड करती थी, यानी कि सभा का वो महत्व अब खत्म हो। इसके बाद रत्नीज जो होते थे, है ना, जो ऑफिसल्स है उसकी बात कर रहे हैं। पुरोहित है, चीफ प्रिस्ट है, सेनानी, ये तो हम अभी चर्चा किए ही है सारा। इसमें ग्रामनी है, हेड ऑफ विलेज है, कुलपति है, हेड ऑफ फैमिली है, ये सब हम दिए हैं। सॉरी ये डबल हो गया है थोड़ा सा इसमें, कि इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। गृह सूत्र में 8 प्रकार की विवाह की चर्चा की, मैं लिख देता हूं और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे एक होता है ब्रह्म विवाह, इसके बाद है दैव विवाह, इसके बाद है अर्ष विवाह, मैं लिख दे रहा हूं, प्रजापति विवाह, इसके बाद है असुर विवाह, इसके बाद है गंधर्व विवाह, इसके बाद है राक्षस विवाह, इसके बाद है पैचास विवाह। ये क्या है हम आपको बताते हैं। सबसे उत्तम और प्रचलित विवाह था ब्रह्म विवाह, है ना। क्यों था? क्योंकि कन्या का पिता योग्य वर के साथ पुत्री का विवाह करता था। इस विवाह में वर वधु के साथ पूर्ण समता का व्यवहार करने की प्रतिज्ञा ली जाती थी, है ना। साथ ही किसी पक्ष को किसी प्रकार का बाध्य न होने देने के कारण यह विवाह सर्वोत्तम माना जाता था। दैव विवाह यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मण से विवाह जब कर लेता था आदमी तो उसको यज्ञ विवाह दैव विवाह बोलते थे, ठीक है। इसके बाद वो अर्ष विवाह जो होता था, वर पक्ष से एक जोड़ी बैल तथा एक गाय लेकर उससे अपनी कन्या का विवाह कर देना। यानी कि अभी जो दहेज प्रथा है वो लड़के वाले दहेज लेते थे। उस विवाह में लड़की वाला अपनी बेटी का शादी करने के लिए दहेज लेता था, लड़की वाले दहेज लेते थे, क्लियर। इसके बाद प्रजापति विवाह, कन्या के पिता को वर पक्ष के द्वारा वचन दिया जाता था। इस विवाह में पिता अपनी पुत्री के लिए पति का चयन करता है ना। अभी जो शादी होता है वो प्रजापति विवाह कहलाता है, ठीक है। तथा आदेश देता है कि तुम दोनों साथ साथ अपने धर्म का आजीवन पालन करो वही। इसके बाद है असुर विवाह, पिता के द्वारा वर पक्ष से मूल्य लेकर पुत्री को दे दिया जाना,
है ना, वो असुर विवाह में इस विवाह की निंदा की गई है। क्लियर। इसके बाद है राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण कर लिया जाता है और तब इसके बाद हो गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में आपको प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है ना। राक्षस विवाह का मतलब होता है जबरदस्ती शादी करना, अपहरण करके शादी कर लेना। इसके बाद पैशाच में होता है कि अचेतन सुप्त या छल कपट से शादी करना। अभी जो कानून बनाए हैं योगी जी, है ना, तो पैशाच विवाह के नाम से जाना जाता है। इकोनॉमिक लाइफ की बात करते हैं थोड़ा सा हम। आर्थिक जीवन कैसा था उत्तर वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मूल आधार पशुपालन से बदलकर कृषि हो गया, है ना। मोर लैंड वाज पुट अंडर कल्टीवेशन बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट, यानी कि जो जंगले हैं उनको काट कर उपजाऊ भूमि बनाया गया, है ना। और एग्रीकल्चर बिकम द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, जो लोगों का मुख्य कार्य हुआ वो खेती हो गया, है ना। जैसे इसमें बार्ली यानी कि जौ, राइस, चावल, गेहूं, है ना, इस सब का खेती होने लगा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बिकम स्पेशलाइज, जो इंडस्ट्रियल है, जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, वो सब होने लगे स्पेशल। जैसे कि मेटल वर्क के लिए अलग हो गया, है ना, लेदर वर्क के लिए अलग हो गया, कारपेंटर अलग हो गया, पोट्री का अलग हो गया। इसी प्रकार से इंटरनल ट्रेड एज वेल एज फॉरेन ट्रेड आल्सो बिकम एक्सटेंसिव, है ना। जैसे इंटरनल ट्रेड तो होता ही था, लेकिन उतना नहीं था, फिर भी ट्रेड तो हो ही रहा था। जब ट्रेड नहीं होता तो ये सब चीजें उपजा के कहाँ जाता, है ना। लेदर वर्क का वहां पे इंडस्ट्री था, मेटल वर्क का इंडस्ट्री था, तो सब उसका उपभोग तो राजा लोग ही करते थे ना, बड़े बड़े लोग ही करते थे। और एक्सटर्नल जो है विदेशी के साथ जो हमारा ट्रेड होता था, विदेशी व्यापार जो होता था, वो बेबीलोनिया के साथ हुआ करता था ज्यादातर, है ना। जो मर्चेंट था, जो अपना रखता था वर्चस्व व्यापार पे, उसको वनिया बोलते थे। बनिया जिसको बोलते हैं ठेठ भाषा में, वो वनिया कहलाते थे। ये एग्जाम में पूछ सकता है, इवन कोई सी एग्जाम में पूछा भी है, आई थिंक, है ना। इसके बाद वैश्य इंक्लूडिंग ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन देमसेल्फ इनटू गिल्ड, जो वैश्य का जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उन गिल्ड बना के रखते थे, जिसका नाम था गनाज, GANAS, गनाज, ठीक है। क्वाइंस बेसिकली निस्क का शतनाम और निस्क जो है गोल्ड क्वाइन हुआ करता था। कृष्णाला सिल्वर क्वाइन हुआ करता था। एक चीज और है, देखिए, हाँ मैं बता दूं, जैसे ये जो राइस है आपका, ये राइस है, इस राइस 5 प्रकार के, यजुर्वेद में 5 प्रकार के चावल की चर्चा है, जिसमें महाव्रीहि चावल काफी उत्तम माना गया है ना। महाव्रीहि चावल जो है वो महाव्रीहि, क्लियर। इसके बाद यजुर्वेद में हल के लिए चर्चा है। हल को कहा गया है यजुर्वेद में क्या? सीर शब्द का सीर, क्लियर हुआ है। इसके बाद अनाज नापने के लिए उर्दर बर्तन का, अनाज जो नापा जाता था, है ना, अनाज मापने के लिए उर्दर का इस्तेमाल, उर्दर नामक, उर्दर जो नापने वाला चीज होता है ना, उसको उर्दर बोलते थे, ठीक है। आर्य लोहे से परिचित हुए 1000 ईस्वी में, यानी कि 1000 ईयर में, है ना, BC में, है ना, लोहे से परिचित हो गए आर्य। और उत्तर वैदिक काल में अयस्क के 2 रूप चर्चा में आते हैं, जो लौह अयस्क और कृष्ण अयस्क।
परंतु उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इस लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग पहली बार 6ठी ईस्वी में हुआ है। इसका जो खोज तो मिल गया यहाँ पे, लेकिन जो बृहद पैमाने पे यूज है वो 600 BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, या बिफोर BC लिखेंगे तो बिफोर क्राइस्ट में यूज होता है, और जिसका परिणाम होता है महाजनपद का निर्माण। क्लियर? इसमें कुछ ऐसे है जैसे गेहूं के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है गोधूम। क्लियर? ब्रीही चावल के लिए, अच्छा, उड़द के लिए उड़द जो है उसको बोलते हैं मास नाम दिया गया है उसको। अच्छा, सरसों को सरसों जो है मस्टर्ड जिसको बोलते हैं उसको कहा गया है सरसप। ये सब नाम याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। इसके देखो, इस एज में इंद्र और अग्नि जो वैदिक एज में, पूर्व वैदिक एज में काफी फेमस देवता थे, वो उसके इंपोर्टेंस अब कम हो गए। प्रजापति, विष्णु और रुद्र, ये तीनों का अस्तित्व आ गया। प्रजापति मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश। क्लियर? इसके बाद ब्रह्मा सबसे प्रसिद्ध थे। इस काल में धर्म के क्षेत्र में कर्मकांडीय जटिलताएं काफी बढ़ गई, है ना। क्लियर? और इसके बाद वैदिक काल में बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन होने लगा, जैसे राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के लिए, अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य प्रसार के लिए, सौत्रामणि यज्ञ सुरापान की प्रधानता के लिए, वाजपेयी यज्ञ, सुरापान मतलब सोमरस जो पीते थे वो लोग, मादक चीजें, है ना। वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ करने की प्रधानता है इसमें दिखाई गई है। राजसूय यज्ञ जो है सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, और इसी ग्रंथ में देवासुर संग्राम का भी उल्लेख किया गया है ना। उत्तर वैदिक काल में इनके प्रकारों की संख्या, मंत्र बढ़ता चला गया, और जहां पुरोहितों की प्रकार की संख्या 7 थी ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आके पुरोहितों की संख्या 16 हो गया, और आश्रम व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आता है ना। देखिए आश्रम व्यवस्था ऐतरेय ब्राह्मण में है। ब्राह्मण में आश्रम व्यवस्था में आता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और इसके बाद संन्यास। 16 संस्कार का कॉन्सेप्ट भी यहां आ जाता है ना। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, इसके बाद वानप्रस्थ मतलब फॉरेस्ट में, वन में निवास करना, और उसके बाद फिर जीवन मरण से मुक्त वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। संन्यास की जिंदगी, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। चारों आश्रम का एक साथ उल्लेख पहली बार, देखिए ये जो चारों आश्रम है इसका एक साथ जो पहली बार उल्लेख है वो जबालोपनिषद में आता है, सॉरी जबालोपनिषद में, जबालोपनिषद में आता है ना। उत्तर वैदिक काल में संन्यास आश्रम बहुत लोकप्रिय नहीं हो सका था। इस समय क्या है ना कि संन्यास का उतना कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी नया नया प्रोडक्शन बढ़ रहा है,
प्रोडक्शन, जब चूंकि आपको पता है लोहे की खोज हुई है ना, एक नई सोसाइटी डेवलप हो रही है, लोग के अंदर एक जुनून है ना, चारवाक इत्यादि आते हैं आने वाले समय में खूब। ये लोग अभी संन्यास नहीं, संन्यास तब आएगा जब उपनिषद का कॉन्सेप्ट आएगा, और जो उपनिषद जो है वो मोह को भंग करेगा। उसी दौरान जैन बुद्ध जैसे कॉन्सेप्ट आएंगे, उनका थ्योरी, वो भी मोह को भंग करेगा लोगों को, है ना। संन्यास की जिंदगी परंपरा जो है तब से स्टार्ट होगी, है ना। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में अंतर है कि बता ही दिया आपको हम, है ना। जहां वानप्रस्थ से तात्पर्य है व्यक्तियों का संबंध सामाजिक जीवन से बना रहता है, लेकिन वो वन में रहते हैं, क्या घर में नहीं रहते हैं। वहीं जो संन्यास आश्रम में है ना, सारे बंधन को खत्म कर दिया जाता है, ना उसको घर द्वार से मतलब है, ना किसी चीज से मतलब है। क्लियर? देखिए यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, रुद्रा है, लॉर्ड शिव विष्णु है, प्रजापति है, और एक चीज और है, 16 संस्कार की बात इसमें आ गई है। 16 संस्कार उत्तर वैदिक काल में आते हैं, है ना। इसमें ये होता है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत्रोन्नयन, जात कर्म, नामकर्म, निष्कर्म इत्यादि जो होते हैं। उपनयन संस्कार सबसे महत्वपूर्ण था इसमें से, उपनयन संस्कार। इन 16 संस्कारों में, है ना, उपनयन संस्कार सबसे महत्वपूर्ण था। ये उपनयन संस्कार क्या होता था? जो 11वें नंबर का संस्कार है। इसका मतलब है शिष्य को गुरु के समीप ले जाना। उपनयन संस्कार का तात्पर्य है शिष्य को गुरु के समीप ले जाना। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों जो है उपनयन संस्कार क्या करते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उपनयन संस्कार जो है वो, उसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे और वैश्य भी आते थे, शूद्र नहीं थे। आने वाले समय में उपनयन संस्कार को वैश्य नहीं करेगा और ब्राह्मण समुदाय पे ज्यादा उसका प्रभाव दिखेगा। अच्छा, उपनयन संस्कार के पश्चात तीनों वर्ण के बच्चे, ये जो उपनयन संस्कार हो जाते थे, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों के जो बच्चे होते थे, उस बच्चों का नाम उसको कहलाते थे क्या? द्विज। द्विज कहलाते थे ये। क्लियर? इसके बाद मतलब द्विज का मतलब क्या हुआ? दोबारा जन्म लेना, है ना, दोबारा जन्म हुआ। ब्रह्मचर्य का जो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है, मैंने अभी 4 आश्रम बताया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसका जो प्रारंभ है ना, वो आपको उपनयन संस्कार के साथ हो जाता है ना। इसका समापन जो है वो समावर्तन संस्कार के साथ हो जाता है। उसके बाद बच्चा फिर आपको एंट्री कर जाता है गृहस्थ लाइफ में, है ना। समापवर्तन संस्कार के पश्चात बच्चे स्नातक यानी ग्रेजुएट हो जाते हैं। क्लियर? यानी कि उपनयन संस्कार में बच्चा को, उपनयन संस्कार का तात्पर्य है शिष्य को गुरु के समीप जाना। उपनयन संस्कार का मतलब बच्चा स्कूली शिक्षा की तरफ मूव किया, और स्कूली शिक्षा की तरफ मूव करने के बाद जब ग्रेजुएट हो गया, है ना, जिसको स्नातक बोलते हैं, है ना, समावर्तन संस्कार जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पे ग्रेजुएट हो जाता है बच्चा, तो उसके बाद वो बच्चा फिर गृहस्थ आश्रम में चला जाता है, और गृहस्थ आश्रम के बाद 40 साल के एज जब होता है, तो 40 साल के एज के बाद फिर वो वानप्रस्थ चला जाता है वन में बिताने। फिर वानप्रस्थ के बाद जब 60 से 70 प्लस होता है, तो फिर संन्यास का जीवन धारण कर लेता है। यही संस्कृति चलती आई रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। थैंक यू।